अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि वो लॉ मेकिंग कर सकती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लॉ मेकिंग हमने होते हुए देखी है, जिस तरह से कानून साजी हमने होते हुए देखी है, वो अपनी मिसाल आप है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बड़ी रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर नए कानून बनाए जा रहे हैं। बताने की ज़रूरत नहीं, आपने देख ही लिया होगा जियो न्यूज़ पे कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ है, जो एक्ट है, वो बनने जा रहा है, क्योंकि सेनेट से भी उसकी मंजूरी ले ली गई है। अब सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साइन चाहिए होंगे और ये कानून बन जाएगा। नाज़रीन, ताज्जुब की बात यह है कि जितनी कन्वीनियंस से ये कानून बना है, इसी प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत से ऐसे सवाल उठाए, बहुत सी ऐसी बातें उठाई, जिस तरह कुछ अर्सा पहले सैदी साहब ने यहाँ पर हमने 1 घंटा डिस्कशन की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो चले बात हमारे सामने अब आ गई, लेकिन एंटी टेररिज्म एक्ट कितने अरसे से इसका मसवदा सेनेट में पड़ा हुआ है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई उसको बनाने की बात करता है। अकाउंटेबिलिटी एक्ट, काफ़ी अरसे से इसके ऊपर एक टेंशन चल रही है बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PMLN, उसका कोई रेजोल्यूशन हमारे सामने नहीं आ रहा। PMLN ये कहती है कि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि PMLN का स्टांस बहुत रिजिड है, वो नहीं अपनी बात, हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन अफसोस ये होता है कि जो कानून बनना चाहिए वो नहीं बनता, और शायद जिसकी मैं नहीं कहूँगा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन जितनी स्पीड से ये बना है ये फिर आपके सामने ही है। अब किसको फ़ायदा होगा ये कल हमने बता दिया, मैंने और सैदी साहब ने। लेकिन एक ऐसा ही कानून है नाज़रीन, एक ऐसे ही कानून का मुसवदा है जो कि फरतुल्लाह बाबर साहब ने, जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन उन्होंने इसका मुसवदा पेश किया है। सेनेट के सेक्रेटेरिएट में जरूर मौजूद होगा, लेकिन अभी तक उसे टेबल नहीं किया गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस कानूनी मुसवदे के हवाले से बात करेंगे, और ये जो कानून है अगर ये कभी बन गया तो इसका टाइटल है जी ISI फंक्शंस, पावर्स एंड रेगुलेशंस एक्ट 2012। अगर ये कानून टेबल हो गया और अगर इसकी किस्मत में हुआ बनना। इसके बाद नाज़रीन आगे चल के प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे कि कल एक बड़ा दिन है, NRO इम्प्लीमेंटेशन केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और अपेरेंटली गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करना है। क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी कल या नहीं, ये सवाल आगे चल के हम उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन सैदी साहब से बात का आगाज करते हैं। सैदी साहब, सबसे पहले तो बताइए क्या हाल चाल है आपके? बड़ी टाई शाई लगा के आप जबरदस्त किस्म की बैठे हुए हैं वहां पर। मुझे ये बताइए कि ये सैदी साहब, ये कानून जो फरतुल्लाह बाबर साहब ने एज अ प्राइवेट मेंबर ऑब्वियसली सेक्रेटेरिएट में दिया है, इट्स विद द लेजिस्लेटिव कमेटी ऑफ द पार्टी आई बिलीव, आपको क्या लगता है कि ये तो ISI तो वैसे ही प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में कागजों में तो होती है, लेकिन अब इसमें फर्क क्या डाला गया है? मुनीब, पहले तो ये बताइए कि क्या आपने MQM ज्वाइन कर ली है? क्यों, खैरियत? आप मेरी टाई के बारे में एहतजाज कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। वो तो देखिए हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपको भी उन्होंने टाइटल दिया हुआ है, मुझे भी दिया हुआ है। हाँ, नहीं रिमाइंड कराऊं आपको? नहीं, मुझे रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है, वो तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं मेरी टाइज को, और आपने आज बड़ा जो नुक्ता उठाया ये कुछ मुझे बात पसंद नहीं आई। अच्छा, नहीं, मैं आपकी टाई की तारीफ कर रहा था। अच्छा, ओके, हाँ जी, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं जी। जी हाँ, ये जो ड्राफ्ट बिल है वो कि फरतुल्लाह बाबर साहब ने बनाया है, अभी टेबल नहीं हुआ जैसे आपने कहा, पता नहीं टेबल होगा भी कि नहीं, मगर इसकी एक बैकग्राउंड है। मैं चाह रहा था कि अगर आप कुछ इसके डिटेल्स हमें बता देते पहले, जरूर, ताकि फिर मैं आपको बताऊं कि ये इस किस्म का बिल क्यों बनाया गया या क्यों इसकी जरूरत है या नहीं है। सैदी साहब, मैं आपको इसकी डिटेल्स बड़ी कोशिश करूंगा कि हम कॉम्प्लेक्स डिटेल्स के अंदर ना जाए, मेन पॉइंट्स अपने व्यूअर्स के लिए भी बता देते हैं, आप भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो सैदी साहब, इसके अंदर शुरू से ही जोर दिया गया है कि ये ISI को इफेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में लाया जाएगा, और जो इवन अपॉइंटमेंट है DG की, DG ISI की, वो प्राइम मिनिस्टर का एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव होगा, कहीं से नाम नूम नहीं, ख्याल यही किया गया कहीं से नाम नूम नहीं आएगा, उनकी प्रेरोगेटिव होगा कि वो किसको अपॉइंट करें, और ये कोई 22 ग्रेड का सिविल सर्वेंट भी हो सकता है और आर्म्ड फोर्सेस से इसके इक्विवेलेंट कोई शख्स भी हो सकता है। इसके अलावा रुक जाइए, अच्छा, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ना, चले ऐसे कर लेते हैं। अदरवाइज आप सारी
सारी बात कर लेंगे तो फिर मुझे क्या याद रहेगा आपने क्या कहा। ओके ओके ठीक है, चले ठीक है, सबसे पहले इससे बात कर लें। करंटली सिचुएशन ये है कि आईएसआई का डीजी जो है वो 3-4 नाम, आमतौर पे 3 नाम आर्मी चीफ भेजते हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो फिर आगे प्राइम मिनिस्टर उनमें से एक सिलेक्ट करते हैं। और आमतौर पे ये मेजर जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भी हो सकते हैं, मगर रवायत यही रही है कि मेजर जनरल होते हैं पहले। अब देखे, आपने देखा कि जो नए DGIS हैं वो मेजर जनरल है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक आध दफा ऐसे हुआ था कि नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे 1990 में, जब वो आए तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वो चाहते थे कोई हैंड पिक करना ISI के चीफ को, तो जनरल जावेद नासिर उनकी चॉइस थे। और उनका नाम, जो 3 नाम दिए गए थे, जनरल आसिफ नवाज जो कि उस वक्त आर्मी चीफ थे, उसमें उनका नाम नहीं था। फिर प्राइम मिनिस्टर के कहने पे 2 नाम और ऐड करके तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को GHQ से भेजे गए, जिसमें जनरल जावेद नासिर का भी नाम था। फिर उन्होंने जनरल जावेद नासिर को सिलेक्ट किया, मगर उसके साथ कुछ टेंशन हो गई बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बिकॉज ये प्रेरोगेटिव या ये राइट या ये डोमेन या ये टेरिटरी, ये फौज ने अपनी टेरिटरीज को समझते हैं और वो समझते हैं कि उनकी राइट है कि इसको अपॉइंट किया जाए। और प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो इतनी हद तक होती है कि जी 2-3 नाम वो आपको दे देते हैं। अच्छा, इससे ज्यादा वो नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर इसमें दखल दे। उसके बाद, उससे पहले भी हमने देखा था कि जब मोहतरमा 1988 में प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने भी सोचा था कि ये एजेंसी जो है ये उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होनी चाहिए, और उन्होंने एक रिटायर्ड जनरल को, जनरल कल्लू को लगाया था एस DGISI, मगर वो भी काम नहीं चला। ISI के जो उस वक्त अमला था, जो लोअर जूनियर ऑफिसर्स थे, या उन्होंने तस्लीम करने इनकार कर दिया या नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखी जनरल कल्लू के लिए, और वो कामयाब नहीं रहा एक्सपेरिमेंट। तो अभी तक तो ISI रेजिस्ट करती आ रही है और GHQ रेजिस्ट करता आ रहा है इस बात को। और आपने फिर ये देखा कि जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत जनरल ये जब आए जरदारी साहब, तो इन्होंने भी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके के साथ ISI को कंट्रोल में ले लिया जाए, या उसका जो इंटरनल पॉलिटिकल विंग है उसको अलग कर दिया जाए और उसको अंडर इंटीरियर मिनिस्ट्री कर दिया जाए, मगर उसके खिलाफ भी रिवोल्ट हुआ और ISI ने मीडिया का सहारा लेके इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया। तो ये एक बैकग्राउंड तो बड़ी जरूरी है कि ISI और मिलिट्री नहीं चाहती कि सिविलियंस इस इदारे को कंट्रोल करें। और आपने देख लिया कि सिविलियंस इस इदारे को कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि DG जो है कंप्लीटली वो आर्मी से अलग हो और वो जो भी है वो रिपोर्ट करे डायरेक्टली टू प्राइम मिनिस्टर, और कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए विद GHQ। तो ये एक कश्मकश चलती रही है और इसका कोई नतीजा नहीं निकला अभी तक। वो कंट्रोल में फौज के है। तो अगर ये जो नई शिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी कोई ना लिस्ट आए और हम खुद ही बना लें, मैं समझता हूं इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस इश्यू के ऊपर भी, कि जो DG है वो कौन लगाएगा और उसकी सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए। बेहतर ये होगा कि इसमें रहने दिया जाए जो करंट प्रोसीजर के 3 नाम या 4 नाम या 5 नाम भेज दिए जाएं आर्मी चीफ की तरफ से, और मगर कुछ और इसमें तब्दीलियां कर ली जाएं। फॉर एग्जांपल कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि जब मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल की प्रमोशन होती है तो वो आर्मी चीफ के हाथ में होती है। तो इसलिए आर्मी चीफ अगर कोई भी DGISI लगता है जो कि मेजर जनरल है, तो उसे हमेशा वो GHQ की तरफ देखता है, आर्मी चीफ की तरफ देखता है कि अब मैंने अगली प्रमोशन लेनी है लेफ्टिनेंट जनरल की, तो इसलिए उसकी जो लॉयल्टी होती है टुवर्ड्स द आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन एंड टुवर्ड्स द चीफ एज हिज बेनिफिट। तो बेहतर ये होगा कि ये चीफ ही को रेकमेंड करने दें 3 नाम, न्यूट्रल नाम, जिसको भी चाहे चीफ कर ले, मगर जो प्रमोशन है ऑफ DGISI फ्रॉम लेफ्टिनेंट जनरल फ्रॉम मेजर जनरल, बेहतर ये होगा कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ये दे दी जाए, ताकि ये भी एक बैलेंस हो जाए। अच्छा, मतलब यू थिंक इट इज नॉट अ बैड क्लॉज इंडीड, लेकिन इसके अंदर शायद कोई थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़े। जी अच्छा जी साहब, थोड़ा आगे चलते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट मेरे नजदीक बहुत अहम है कि जो पॉलिसी गाइडलाइन है ISI के लिए इस कानूनी मसवदे के मुताबिक, वो पार्लियामेंट की इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी बनाएगी, जिसमें कोई स्टेट मिनिस्टर नहीं होगा, कोई फेडरल मिनिस्टर नहीं होगा, सिर्फ मेन पार्लियामेंटेरियंस होंगे।
ये अच्छी तजवीज़ है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त आईएसआई पॉलिसी जो है वो ज़्यादातर आईएसआई के अंदर ही बनती है। यहाँ तो ऐसे सिचुएशंस हुई हैं कि आर्मी चीफ को भी पूरी तरह आगाह नहीं किया जाता। पहले सिचुएशन हुई थी जनरल कियानी से पहले कि वो एक किस्म की सेल्फ ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी और वो खुद ही एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। और तो ये भी ठीक नहीं है कि इस किस्म का इदारा स्टेट विद इन अ स्टेट जिसे कहते हैं ये ऐसे हो। पॉलिसी आईएसआई को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, बनानी चाहिए जीएचक्यू को इन एसोसिएशन विद द इलेक्टेड लीडरशिप ऑफ द कंट्री। और ये जो क्योंकि फॉरेन पॉलिसी है ना, उसकी इंप्लीमेंटेशन है, तो फॉरेन पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन जो है, पहले पॉलिसी जो है वो हुकूमत बनाए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ इट्स अ गुड सजेशन। ये इसलिए गुड सजेशन भी है कि इसमें उन्होंने मिनिस्टर्स नहीं डाले और इसको बाय पार्टिजन कमेटी बना दिया है, ताकि अगर फॉरेन पॉलिसी बननी है और आईएसआई के ऊपर कोई निगरानी होनी है तो सारी पार्लियामेंट की हो, ये किसी एक पार्टी की ना हो, ताकि ये भी इसके ऊपर भी कोई डिबेट या कंसेंसस हो जाए और कंट्रोवर्सी ना हो। तो ये एक अच्छा सजेशन है कि इसमें मिनिस्टर्स नहीं होने, इसमें पार्लियामेंटेरियंस होने चाहिए और पार्लियामेंट अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए, ऑपोजिशन के लोग भी होने चाहिए, ताकि कंसेंसस हो और कोई कंट्रोवर्सी ना हो। अच्छा, इसमें सेठी साहब एक और अहम बात जो ऐड की गई है वो 12 ये की गई है कि कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया जाए, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा आईएसआई के अंदर जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ प्रेजुडिशियल हो। यानी कि सियासत में किसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हक में या उसके खिलाफ कोई काम नहीं किया जाएगा। जो एक पैरामीटर दे दिया जाएगा इंटेलिजेंस का और उसके हवाले से डीजी के पास भी इख्तियारात हैं, लेकिन सियासत में मदाखलत से वाज़े तौर पर मना किया गया है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। आप आईएसआई की हिस्ट्री देख लें कि उन्होंने जिस किस्म की मदाखलत की है उसके साथ मुल्क का बहुत नुकसान हुआ है, स्पेशली जमहूरी इदारों का बहुत नुकसान हुआ है। और कोई गारंटी नहीं है कि जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी या फॉलो की थी वो कोई अच्छी पॉलिसीज़ थी। वो अब नज़र आता है विद हाइंडसाइट कि वो अच्छी पॉलिसीज़ नहीं थी। तो ये अच्छा नहीं होता कि एक ही इदारे के पास इतना पावर हो जाए कि वो सारा कुछ फैसला कर ले और अंदरूनी सियासत को भी कंट्रोल करना शुरू कर दे। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको मैं छोटी सी हिस्ट्री बता दूं क्योंकि ये बहुत अहम क्लॉज है। देखिए, आईएसआई की जो राइज है एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो है ड्यूरिंग द 1980s जब अफगान जिहाद चल रही थी और आईएसआई के जरिए बहुत से पैसे और वेपन्स अमेरिका और सऊदी अरेबिया से चैनल कर दिए गए इनटू अफगानिस्तान। उस वक्त आईएसआई एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनी थी क्योंकि ये सारी जिहाद को ये कंट्रोल कर रहे थे और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैंक था आपकी फॉरेन पॉलिसी का। तो उसके बाद आपने देखा जब जमहूरियत का वक्त आया, ज़ियाउल हक साहब फारग हो गए, तो आईएसआई ने एकदम वाज रिलक्टेंट टू गिव अप दिस पावर। और सबसे पहले उस वक्त जनरल हमीद गुल थे आईएसआई में और उस वक्त इन्होंने ये खुद मानते हैं कि सबसे पहली डायरेक्ट मदाखलत जो हुई सियासत में इंटरनल वो हमीद गुल साहब ने की एज हेड ऑफ आईएसआई और इन्होंने आईजीआई बनाई और इन्होंने आईजीआई बना के ये खुद तस्लीम करते हैं और इन्होंने और मोहतरमा के खिलाफ पूरी एक कार्रवाई की ताकि वो इलेक्शन स्वीप ना कर सके। उन्हें मालूम था इलेक्शन तो वो जीतेंगी, उसको तो रोका नहीं जा सकता था, मगर ये कि किसी मेजॉरिटी के साथ ना हो। और उन्होंने नवाज शरीफ साहब किया था पंजाब में और बाद में सपोर्ट भी किया ताकि मोहतरमा को फुल पावर ना हो। और उस वक्त जो इंतजाम किया गया था उसमें यह था कि मोहतरमा को यह कहा गया था कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जनरल प्रेसिडेंट गुलाम इसाक को और उस वक्त रिटायर्ड जनरल याकूब उनको एज फॉरेन मिनिस्टर। तो कि उनके हाथ बांध दिए गए थे और वो आईएसआई ने किया था, जनरल हमीद गुल ने किया था। और फिर जब मोहतरमा आई तो सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि जनरल हमीद गुल को रिमूव किया एज हेड ऑफ आईएसआई और कॉम्प्रोमाइज के तौर पे उन्हें कोर कमांडर लगा के भेज दिया गया भावुल्तान में रखा है। और तो ये इस किस्म की चीजें होती रही। उसके बाद फिर भी आईएसआई कंट्रोल में नहीं आई और आईएसआई के अंदर एक पूरा प्लान बना मिडनाइट जैकॉल्स जिसमें ब्रिगेडियर इम्तियाज और मेजर आमिर वगैरह थे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि हॉर्स ट्रेडिंग करके और एमक्यूएम के साथ मिलकर जनरल बेग के साथ मिलकर आर्मी चीफ और गिराया जाए बेनजीर की हुकूमत को और कामयाब हो गए 90 में और गिरा दिया हुकूमत को। और उसके बाद फिर रिग की इलेक्शन ताकि
मियां साहब आ सके, मोहतरमा वापस ना आ सके। और उसके बाद आपको याद है कि वो जो अगली इलेक्शन थी उसमें फिर ये मेहरान गेट का ये सिलसिला सारा शुरू हुआ, और तो मतलब मदाखलत रही। फिर आपने देखा उसके बाद 93 में, हिस्ट्री बड़ी जरूरी है, 93 में जब मियां साहब प्रॉब्लम्स हुए गुलाम इसाक खान के साथ, तो उस वक्त DGISI थे जनरल जावेद अशरफ काजी और जनरल वहीद थे आर्मी चीफ। उन्होंने मिलकर फिर दोनों को की रुखसती की और फारग किया। और उसके बाद ISI की इतनी मदाखलत नहीं थी इन पॉलिटिक्स, क्योंकि जनरल करामत आ गए थे, ए पॉलिटिकल वो हैंड्स ऑफ थे, इस किस्म की चीजों थे। और के जो DGISI भी थे उनके जमाने में, वो भी बड़े सुधरे हुए और लो की और लो प्रोफाइल DG थे। और सो मतलब है कि इस किस्म की बात है। मगर जब जनरल मुशर्रफ आए, तो उस वक्त जब ISI के अंदर जिन लोगों को जनरल मुशर्रफ ने लेके आए वहां, दे वर वेरी हाईली पॉलिटिकल। और बाद में जो कू भी किया उन्होंने ही किया, जनरल अजीज, जनरल महमूद एंड सो ऑन। तो ISI की मदाखलत रही है और अच्छी मदाखलत नहीं रही। और जनरल पाशा से जब जनरल पाशा आए तो उस वक्त ISI बहुत कंट्रोवर्शियल, क्योंकि अमेरिका के साथ प्रॉब्लम्स हो गए, मीडिया के साथ प्रॉब्लम्स हो गए, गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम्स हो गए, ये मेमो गेट शुरू हो गया। तो जनरल पाशा जब छोड़ के गए ISI को, तो वो काफी बुरी हालत थी इन टर्म्स ऑफ इट्स क्रेडिबिलिटी। और अब जो तो वो ये इसीलिए ये कानून की अब सोचा जा रहा है कि कोई ऐसा कानून हो कि एक इदारा है, इसका फॉरेन पॉलिसी में रोल है, वो रोल रहना चाहिए, मगर पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। पॉलिसी सिविलियंस को बनानी चाहिए, इंप्लीमेंटिंग अदारा होना चाहिए, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इसको किसी किस्म का रोल नहीं अदा करना चाहिए। आपने देखा हाल ही में इल्जाम मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी लगे, मीडिया की तरफ से भी लगे, कि जनरल पाशा ने कुछ PTI की मदद की थी शुरू में। तो मतलब है कि ये भी एक इंटरनल इंटरवेंशन थी। अच्छा सर साहब, मैं यहाँ ब्रेक ले रहा हूँ। सवाल नाज़रीन, ये मेन कुछ पॉइंट्स तो हमने डिस्कस किए, एक और है इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या इस गवर्नमेंट के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो एज अ प्राइवेट मेंबर बिल, अगर ये बिल टेबल किया जाता है तो क्या गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करेगी, उसके एलाइज उसे सपोर्ट करेंगे, और अगर ये कानून बनता है तो इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अभी इस बात का जवाब लेना बाकी है कि ये कानून क्या टेबल भी हो सकेगा या नहीं, लेकिन इससे पहले सेठी साहब, हम आगे चलने से पहले एक बात है। आपने कहा था कि जो प्रेजेंट DGISI इज अ मेजर जनरल, इज अ लेफ्टिनेंट जनरल। मैंने क्या कहा है? क्या? नहीं, मैं मेजर जनरल नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल। ये तो कोर कमांडर रहे हैं कराची के, और कोर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। अगर मैंने मेजर जनरल कहा, आई एम सॉरी। नहीं, यूसी मेरा ख्याल है, मैं सोच रहा था जनरल पाशा का, क्योंकि वो मेजर जनरल थे और DGISI बनाया तो फिर उस वक्त प्रमोशन हुई थी उनकी टू लेफ्टिनेंट जनरल। ओके, अच्छा सेठी साहब, अब थोड़ी बात कर लेते हैं आगे। इसी के हवाले से 3 पॉइंट्स हमने मेजर डिस्कस किए हैं। एक बात जो कि बहुत जरूरी है वो ये कि इसके अंदर एक ये क्लॉज है कि अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है, यानी कि किसी को अगर कस्टडी के अंदर लेना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ऑर्डर्स चाहिए होंगे, रिटन ऑर्डर्स होंगे DGISI के, और इनिशियली तो 30 दिन के लिए रखा जाए, एक्सटेंडेबल है अगर जरूरत समझी जाए तो 90 डेज तक होगा, और अगर उससे ज्यादा जरूरत है तो फिर एक रिव्यू बोर्ड होता है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 10 के अंदर एक पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, उसके थ्रू उसकी डिटेंशन एक्सटेंड होगी, और किसी तरीके से आप किसी को पाबंद करके नहीं रख सकते। जी हाँ, ये मेरा अच्छी ये कानून है। उसकी वजह यह है कि करंटली सिचुएशन ये है कि अगर ISI किसी को उठाना चाहती है तो उसके 2 ही तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एक तो ये है कि खुद ही उठा लें, सड़क लें, उठा के ले जाएं, मगर कहते हैं डिसअपीयर्ड, क्योंकि कानून नहीं है इस वक्त जिसके तहत वो उठा सकते हैं किसी को। अगर उठाना भी है तो उन्हें पुलिस को कहना पड़ेगा या IB को कहना पड़ेगा, और IB भी खुद नहीं उठा सकती किसी को, पुलिस को कहना पड़ेगा, पुलिस उठा के हैंडओवर करेगी और उसकी पूरी रिपोर्ट लिखी जाएगी, दर्ज होगा में, और फिर ये कि बताया जाएगा अदालत को कि क्यों उठाया इनको और किस कानून के तहत उठाया, आर्मी एक्ट के तहत उठाया, इनको इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोर्ट मार्शल करना है, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और अगर ये नहीं करनी तो फिर इलीगल है। तो मैं ये समझता हूं ये इलीगल वाली चीज कोई नहीं होनी चाहिए। किसी को उठाना है तो आप उठाइए और आप फौरन इतला कर दीजिए। पहले तो ये कि DG उसको सैंक्शन करे, फिर आप इतला कर दीजिए कि इसको इस कानून के तहत उठाया गया, ये बंदा है, ये हमारे पास है, ये सेफ है।
कोई इसके साथ गैर कानूनी बात नहीं होगी, गैर आईनी तरीके से इसके साथ मिस हैंडल नहीं किया जाएगा। हमने इंटेरोगेशन के लिए किया है, वो 30 डेज आप इंटेरोगेशन के लिए रखें। आप उससे ज्यादा रखना चाहते हैं तो वो भी, उसके लिए भी प्रोविजन होनी चाहिए, क्योंकि अगर संगीन किस्म का मसला है और इंटेरोगेशन की जरूरत है तो ठीक है, आप कर लीजिए। और बिल्कुल ये भी क्लियर होना चाहिए इसमें कि किस किस्म की इंटेरोगेशन या किस केसेस जो हैं उसमें इनको उठाया जाए किसी को, और उसमें जो अदालतें हैं वो किस स्टेज राइट्स आ जाती हैं, हाई कोर्ट की राइट, हेबियस पिटिशन, हेबियस कॉर्पस की पिटिशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये इसलिए क्लॉज डाला जा रहा है क्योंकि ये जो डिसअपियर्ड जो मसला है ना, ये बहुत तंग कर रहा है सबको। ये एक तरफ लोगों को, टेररिस्ट्स को इंटेरोगेट भी करना होता है, जैसे अभी आपने कहा इंट्रोडक्शन में कि जी वो एंटी टेररिस्ट लॉ ही नहीं है, और बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इन लोगों को पकड़ा जाए, पकड़ के इनकी तफ्तीश की जाए और जड़ पे पहुंचा जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट तरीके होने चाहिए, जैसे बाकी ट्रांसपेरेंट तरीके हैं ये भी होना चाहिए। और फिर मेरा ख्याल है एक इसमें और क्लॉज भी है कि एक ऑम्बुड्समैन भी बिठाया जाए जो कि वो एग्जैक्टली जो कि एक ऑम्बुड्समैन हो जो कि ये सारा कुछ देख सके, और अगर किसी को कंप्लेंट है कि वो ट्रीटमेंट ठीक हो रही है या नहीं हो रही, या कि फैमिली मिलना चाहती है और आईएसआई इजाजत नहीं दे रही डिटेनी को, तो ऑम्बुड्समैन के पास जाकर के जी हम मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सब ठीक है ठीक नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मतलब है ये ओवरसीइंग के जो राइट्स हैं ये बिल्कुल जरूरी हैं, और अगर किसी को अरेस्ट करना है तो कानून के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा सेठी साहब, इसके अंदर जैसे आपने जिक्र कर दिया कि ये फोर्स डिसअपीयर, फोर्सली किसी को नाजायज तरीके से उठा लेना और डिसअपीयर कर लेना, जिसके आपको पता है, मालूम भी है कि अभी भी बलूचिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं, वहाँ क्वेटा रजिस्ट्री में केसेस चल रहे हैं, तो इसको भी बाकायदा तौर पर अगर आईएसआई किसी को उठाती है और डिसअपीयर करती है तो इसको एक सर्विस ऑफेंस समझा गया है। यानी कोई भी एहलकार ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा, उसके खिलाफ बाकायदा सजा भी प्रिस्क्राइब की गई है इसके अंदर। ये ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा सेठी साहब, और इसके अंदर एक प्रोसीजर बनाया गया है कि इसका जो ट्रायल होंगे डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ, मिसाल के तौर पे किसी ने अगर अब्यूज ऑफ पावर किया है तो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनेगा जिसके अंदर एक जो प्रेजेंट मेंबर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ऑब्वियसली आईएसआई का, उसको मेंबर बनाया गया है, एक ओम्बुड्समैन नॉमिनेट करेगा, और जो इसके हेड करेगा इसको वो चीफ जस्टिस साहब अपॉइंट करेंगे, कोई भी हाई कोर्ट का जज वो इस ट्रिब्यूनल को हेड करेगा और वो फिर सजा तजवीज करेगा अगेंस्ट एनी ऑफिशियल ऑफ द आईएसआई अगर उसने कोई अब्यूज ऑफ पावर किया। देखो मुनीब, ये नीयत तो बड़ी अच्छी है, मगर आपको पता है ये कानून तो पुलिस के ऊपर भी लागू है और भी एजेंसियों के ऊपर लागू है। वो उठा के लोग ले जाते हैं, पुलिस को कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये मुश्किल है इस किस्म की चीज की इम्प्लीमेंटेशन। सोच बड़ी अच्छी है कि कोई ज्यादती ना हो किसी के साथ, टॉर्चर and so on, मगर आजकल ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में इंटेलिजेंस के इदारे और सिक्योरिटी के जो इदारे होते हैं उनके अंदर जो मैकेनिज्म होता है सेल्फ करेक्शन का, वो बहुत कम अप्लाई किया जाता है ताकि वो मोटिवेशन जो है वो रहे उनकी। और ये बड़ा ये इस किस्म का ये जो आपने कहा ना चीफ जस्टिस साहब अपॉइंट करेंगे और ये होगा और वो होगा, मैं आपने देखा आम तौर पे भी बड़ा मुश्किल किसी को डिसिप्लिन करना, अगर वो ये कहे कि मैं तो ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था और ऑर्डर्स में मुझे ये था कि मैं फलाने बंदे को तोड़ूं और उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूं, ये हार्डकोर टेररिस्ट है तो मैंने इस्तेमाल की। तो ये तो अमेरिका में भी आपने देखा बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को, प्रिजन वार्डन्स को या इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को डिसिप्लिन कर, क्योंकि इदारे जो होते हैं वो अपने लोगों को बहुत तरीके के साथ प्रोटेक्ट करते हैं, और ये जो वायलेशंस ऑफ लॉ होती हैं ये बिल्कुल होती हैं। मगर एज आई सेड द थॉट इज गुड, कोई ना कोई तो कुछ होना चाहिए ना, ताकि ये खौफ तो रहे कि हम अगर सारी रेड लाइंस ब्रेक करेंगे तो किसी न किसी वक्त ये चीज बाहर निकल सकती है और ये शर्मिंदगी का बायस बन सकती है और सजा का बायस बन सकती है। सेठी साहब, अब इसको अगर थोड़ा सा हम देखें कि क्या आप ये समझते हैं कि इसको एज अ प्राइवेट मेंबर सेनेट में देना और कोशिश करना कि टेबल हो जाए, यही इस बात की अक्कासी करता है? इसको हमें जो पिक्चर दिखाता है वो ये कि ये शायद टेबल ही नहीं हो सकेगा, और अगर टेबल हुआ तो इसको सपोर्ट नहीं उस तरह की मिलेगी, क्योंकि ये खबरें भी हमारे मीडिया के अंदर आई हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी ये एक इंडिविजुअल थॉट हो सकती है, ऐसा गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है, और अगर हो तो ये कहते हैं कि शायद टेबल ही ना हो। यार देखो मुनीब, बात ये है कि ये एज आई सेड ये हर हुकूमत ही सोचती है इसके
ये हुकूमत तो इस वक्त बहुत कमजोर है और ये बहुत डिपेंडेंट है आर्मी के ऊपर और जीएचक्यू के ऊपर। और अभी नया डीजी का ISI आया है, ये उनको नाराज नहीं करना चाहेंगे। तो एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है इस वक्त। मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब की हुकूमत इस किस्म का कानून लागू कर सकती है। वो जिसे कहते हैं ना लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए, ये नहीं छेड़ेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अलबत्ता उसकी तो ये भी वजह है कि इस किस्म के कानून को लागू करने के लिए पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत इस किस्म का कानून लाती है वो साफ शफाफ होनी चाहिए, उसकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस ठीक ठाक होना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी के क्रेडेंशियल्स ठीक ठाक होने चाहिए, ऊपर उंगली ना उठा सके कि ये हैं या वो हैं। फिर तो बात बनती है कि जी अच्छा एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा है, उसको रेन इन करना है, उसको कंट्रोल करना है, नेशनल इंटरेस्ट करना है, किसी के खिलाफ हमने नहीं जाना, तो फिर तो बात समझ में आती है। मगर ये हुकूमत तो इस किस्म की सिचुएशन में है ही नहीं, इसकी तो बात सुनने के लिए कोई तैयार भी नहीं होगा और इनकी क्रेडिबिलिटी भी बड़ी लो है। दूसरी बात ये कि इस किस्म की चीज के लिए आपको हुकूमत एंड ऑपोजिशन सब दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, ये एक गवर्नमेंट का मामला नहीं है। तो इसलिए इसके लिए इत्तेफाक चाहिए फ्रॉम अक्रॉस द बोर्ड। सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, मैं समझता हूं इसमें मीडिया का भी इत्तेफाक होना चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया नहीं एग्री करेगा तो ये सारा वक्त प्रॉब्लम्स आएंगी, किसी न किस्म की लीक्स चलेंगी और गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी। और इस हुकूमत के साथ तो ना ऑपोजिशन है और ना मीडिया है, तो ये एक और रीजन है कि ये हुकूमत इस किस्म की चीज को हाथ भी नहीं लगाएगी। अलबत्ता बात क्यों छिड़ी है, बात हो क्यों रही है, इस किस्म के ड्राफ्ट्स क्यों नजर आ रहे हैं हमें। मैं समझता हूं कि फरतुल्लाह बाबर साहब की ठीक है, वो अगर जाती तौर पे इस किस्म का बिल को टेबल करना चाहें ताकि रिकॉर्ड पे ये आ जाए कि ये उन्होंने टेबल किया था, ये मुमकिन है। ये करेंगे या नहीं करेंगे ये अब देखना है इनके पास कितना टाइम है और क्या ये अगर टेबल कर भी देते हैं तो उसको सपोर्ट मिलेगी या नहीं। मैं समझता हूं कि 50% चांसेस हैं कि टेबल हो जाएगा। फरतुल्लाह बाबर साहब को मौका ढूंढेंगे और इसको टेबल कर देंगे, मगर क्या ये उसके आगे कार्रवाई होगी, ये मामला बढ़ेगा? नहीं। मैं समझता हूं मैक्सिमम हो सकता है इस हुकूमत के दौर में जो के पास महीने वो हफ्ते जो भी है, ये मैक्सिमम अगर इनको 6 महीने मिल गए तो शायद फरतुल्लाह बाबर साहब सोचे कि मैं टेबल कर दूं, मगर मैं ऐसा बिल नजर नहीं आ रहा मुझे इन द नेक्स्ट ईयर और 2 years इवन। यानी कि ये आपके ख्याल में ख्वाब है और शायद ये ख्वाब भी रहेगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे और शेडी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब राजा साहब उनका क्या डिसीजन होगा और क्या कहते हैं कि क्या वाकई अभी वजारत कानून तैयार नहीं है जवाब देने के लिए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लेडी सेठी साहब देखें है भी कि सेनेट के अंदर बिल अप्रूव हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शायद एक्ट भी बन जाएगा, कोई पता नहीं, रात को प्रेसिडेंट साहब साइन कर दें। लेकिन आज जब बात हो रही थी, कारा साहब कहते हैं जी कि कैबिनेट की अभी अप्रूवल आनी है, खत मिला है रजिस्ट्रार का, वो लॉ मिनिस्ट्री को चला गया था, अभी लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने अभी वो प्रिपेयर्ड नहीं है, वो प्रिपेयर होंगे, फिर वो कैबिनेट को ब्रीफ करेंगे, फिर कैबिनेट इसके ऊपर डिसीजन लेगी। 27 तारीख को सेठी साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अटॉर्नी जनरल को कि रिटर्न रिप्लाई ले आए 12 जुलाई तक। इतने दिनों में प्रिपेयर नहीं हुए? यार वो इतने दिन में आपको पता है कि ये लॉ मिनिस्टर साहब गालबन अप्रैल में, मिड अप्रैल में ये बने थे लॉ मिनिस्टर, 11 को। हाँ, तो मतलब है कि अगर लॉ मिनिस्टर साहब की अभी तक ब्रीफिंग नहीं हुई, 3 महीने हो गए, अप्रैल को आधा अप्रैल, फिर पूरा मई, फिर पूरा जून, फिर ये पूरा जुलाई, 3-3.5 महीने हो गए हैं, तो इनको अभी तक ब्रीफिंग नहीं हुई लॉ मिनिस्टर साहब की। इन्होंने नए प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देनी है, क्या वो ब्रीफिंग्स इनको नहीं मिली? गिलानी साहब की छुट्टी होने जा रही थी तो कितने महीने ब्रीफिंग से तो मिलती रही थी, अब क्या रह गया ब्रीफिंग में? मेरा ख्याल है ये कायरा साहब का तो जाहिर है वो तो दे आर बाइंग ट्राइंग टू बाय टाइम, मगर कल जब ये जाएंगे तो अदालत मेरा नहीं ख्याल इनको ज्यादा टाइम देगी, कहेगी कि ये बातें बंद करें, अब बहुत हो गया, कौन सी ब्रीफिंग, सीधी सी बात है, चले एक दिन और ले लीजिए, अपनी लेके आइए ब्रीफ, नहीं तो हम तो फैसला देने वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल अदालत का कोई मूड होगा। हाँ, एक चीज के बारे में मुझे नहीं पता, चिड़िया खबर नहीं लाई। मैं काफी अरसे से ये कह रहा हूं कि मेरा नहीं अच्छा ख्याल कि एक गुड आइडिया कि एक और प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी कराई जाए,
मैं ये समझता हूं कि अब अदालत को खुद ही खत लिख देना चाहिए और ये क्राइसिस सेकंड प्राइम मिनिस्टर की सैकिंग नहीं होनी चाहिए। सेंशर कर दीजिए, ठाप लगा दीजिए किसी किस्म की, मगर इनको निकालिए मत, आप डिस्क्वालीफाई मत करें इस तरीके से। आप खुद ही खत लिख दीजिए, ये मैटर को रिजॉल्व कर दीजिए, बात को आगे बढ़ाइए। इस चीज के ऊपर सारा मुल्क और कौम को इस टेंशन में मत रखें, बिकॉज आपने देखा पीपल्स पार्टी की जो रवैया है, वो हर चीज को डिले करेंगे, हो रही है ना, पॉलिसीज हो रही हैं, ना ये घर जा रहे हैं, और ना ही आप इनको घर भेज सकते हैं विदाउट द सपोर्ट ऑफ द आर्मी जबरदस्ती। और अगर आर्मी को आप साथ लेके आएंगे तो उसके नतायज जो है वो कितने पड़ेंगे। तो ये रास्ता मत इख्तियार करें। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है ऑनरेबल जजेस को कि अब वो खुद ही लिख दें। एक ऑप्शन दी गई थी तो वो ऑप्शन, और वो भी इनके अपने बेंच ने, 6 मेंबर बेंच ने दी थी, जस्टिस कोसा ने दी थी, 7 मेंबर, वो ऑप्शन इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा दी है, अब दूसरे प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी मत कराएं, ये खत लिख दें और इन्हें अगले 3-4 महीने निकालने दें। आप फिक्र ना करें, आवाम इनको वापस नहीं लाएगी और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारा कुछ। इन्हें हीरो मत बनाएं, इन्हें ये जो मार्टरडम ये अक्वायर करना चाहते हैं कि जी इतने हमारे प्राइम मिनिस्टर्स सजाए मौत हो गए, मार्टर बन गए, अब इतने प्राइम मिनिस्टर आपने निकाल दिए, ये एक किस्म की रिवाइवल है मार्टरडम का, ये नहीं इनको देना चाहिए ये मौका। सेठी साहब, एक और चीज बड़ी जोरों से गर्दिश कर रही है कि जी जरदारी साहब इसलिए चाहते हैं कि ये अभी ये सिस्टम चले, अभी ये गवर्नमेंट चले और किसी ना किसी तरह से परपैचुएट करना चाहते हैं इसे। एक थ्योरी है, अब इसमें कितनी जान है, लोग कहते हैं वो चाह रहे हैं कि शायद इलेक्शंस को भी डिले किया जाए अंडर वन प्रिटेक्स्ट और द अदर, और जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि वो अपने आप को इन्हीं असेंबलीज से दोबारा सदर मुंतखब कराएं। कितनी जान लगती है आपको इस बात में? अगर इलेक्शन डिले हो गए तो जरदारी साहब नहीं करेंगे, कोई और ही करेगा, और उससे सबसे पहले जरदाब को वो पकड़ेंगे। तो इसलिए जरदारी साहब को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए। बड़ी गनीमत है कि 4 साल काट लिए, और अगर अभी भी इलेक्शन करा दें तो ये रह जाएंगे साल एक और। लोग इन्हें निकालने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि अगली जो पार्लियामेंट आएगी वो काफी स्प्लिट होगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगली पार्लियामेंट आए और उसमें मियां साहब और इमरान खान और ऐसे लोग मिलके इनको इम्पीच कर दें, वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, मगर वो डिपेंड करता है ना कि इलेक्शन रिजल्ट्स क्या आते हैं। इस वक्त तो पीपल्स पार्टी जो स्ट्रेटजी बना रही है वो तो यही बना रही है कि जी ठीक है 10-15 सीटें कम, मगर ये 20 सीटें भी कम, मगर ये और इनके अलायंस पार्टनर्स मिलके सबसे ज्यादा सीटें इनके पास होंगी और ये फिर हुकूमत बना सकेंगे। इन्हें 3-4 महीने चाहिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस देने के लिए। ये बिजली का मसला, ये बजट के अंदर ये कोई डेवलपमेंट वर्क, ये कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट, नल के नालियां बनाना, ये चाहते हैं इनको 4-5-6 महीने और मिल जाएं इस काम के लिए। अच्छा सेठी साहब, अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हम कॉल्स की तरफ जाएं, लेकिन एक सवाल उससे पहले कि जब पीपल्स पार्टी के लोग, अब आपको पता है इनके ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है, वो बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। अब आज मैं सिर्फ इसलिए कोट करना चाह रहा हूं यहाँ पे कि नदीम अफजल चंद साहब बड़े ऑब्वियसली सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पीएससी के चेयरमैन है, टेलीविजन चैनल के ऊपर आके जब वो ये बात बारहा कहते हैं कि नहीं जी देखें गिलानी साहब इसलिए गए कि उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को निकाला और उन्होंने नतीजा अदालत से भुगत लिया। अब इसका कनेक्शन क्या है? और ये कहना, ये भी उन्होंने आज कहा है कोट अनकोट कि फौज और अदालतें सुप्रीम कोर्ट जो है इकट्ठी काम कर रही हैं। देखिए चंद साहब को मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर फौज और अदालत एक साथ काम कर रही हैं तो फिर तो एक जरदारी साहब और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं रह सकती। तो फौज और अदालत इकट्ठे नहीं है, ना ही उन्हें इकट्ठा होना चाहिए, ना ही आर्टिकल 190 की जरूरत पड़नी चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा अगर ऐसे हुआ तो। और चंद साहब को खुश होना चाहिए कि ऐसे नहीं है। ये कहना कि ऐसे है, ये इस किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरी बनाना, ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। अच्छा सेठी साहब हमारे साथ कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीफ साहब क्या हाल है और सेठी साहब क्या हाल है आपके? बड़ी मेहरबानी जी। बड़ी मेहरबानी जी, ठीक ठाक है। अच्छा सेठी साहब, मैंने एक कमेंट भी करना था, छोटा सा क्वेश्चन भी था। कैमरॉन मंटर का जो बयान आया है इमरान खान साहब के हवाले से, से विकीलीक्स इस चीज को क्लियर कर चुकी है कि इमरान खान साहब का क्या स्टांस है और मियां साहब का क्या स्टांस है। तो जैसे जैसे सर्वेज आ रहे हैं और इमरान खान साहब का ग्राफ ऊपर जा रहा है और नवाज शरीफ साहब का भी ग्राफ सेकंड पोजीशन पे और जरदारी साहब तो बिल्कुल बिलो एवरेज भी नीचे जा चुके हैं, तो क्या ये एक नया उनका गेम प्लान नहीं है कि एकदम से इनके जो स्टांस है उसकी वजह से इनके ग्राफ को नीचे गिराया जाए और एक एम्बिगुअस बयान जो है वो दिया गया है जिसका कोई क्लियर कट उस पर बताया नहीं गया? फर्स्ट थिंग
चाहिए, ये इस पे आपके कमेंट भी चाहूंगा। दूसरा जो ये आ रहा है डुअल नेशनैलिटी के मौजू पे हमारी आइन में अमेंडमेंट की जा रही है, मैं इस गवर्नमेंट से भी ये सवाल करना चाहूंगा कि अगर ये बिल पास हो जाता है, सपोज ये बिल पास होगा तो नहीं, लेकिन अगर हो जाता है तो वो जो मेमो गेट में मंसूर एजाज को जो ये कहते थे कि वो एक गैर मुल्की जो कि पाकिस्तानी नयाद अमेरिकी था, उसके हवाले से फिर इनका क्या स्टांस होगा कि कल को अगर सपोज वो आके सेनेटर बन जाता है या वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन जाता है और कल को वो वजीर खारजा पाकिस्तान का बन जाता है, तो फिर पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या होगा? मैंने कथा कलामी माफ मैंने काट दिया आपको। मंसूर एजाज साहब इज एन अमेरिकन नेशनल, वो ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं रखते। वो यहीं वो पैदा हुए थे और मेरा ख्याल शायद पैदा नहीं हुए, आई एम नॉट श्योर, बट डेफिनेटली वो सिर्फ अमेरिकन नेशनल है, ड्यूअल नेशनल नहीं है, ये तो मुझे पता है। तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि आपने ये पूछा इमरान खान साहब की बात की आपने, नहीं कोई साजिश नहीं है। बात यह है इमरान खान साहब क्लियर है अपनी पोजीशन में कि वो एंटी अमेरिकन नहीं है, वो अमेरिका की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान में उसके खिलाफ है और उन्होंने वजाहत भी की है। और मैं नहीं समझता कि ये मंटर साहब ने कोई डिलिबरेटली ऐसे को बात की है, तब भी उनकी के खिलाफ है, मगर मियां साहब भी एंटी अमेरिकन नहीं है। दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में एंटी अमेरिकनिज्म है, कोई 70% लोग एंटी अमेरिकन है। अच्छा, अब एंटी अमेरिकन सपोर्टर्स हैं मगर जो लीडर्स हैं वो एंटी अमेरिकन नहीं है, वो अमेरिका की एक खसूसन पॉलिसी के खिलाफ है। तो वो अमेरिका के साथ तल्लुकात चाहते हैं मगर ऑन इक्वल टर्म्स, और इस पॉलिसी वो चाहते हैं अमेरिका ये पॉलिसी तब्दील करे। तो मैं समझता हूं इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, वजाहत कर दी है। कैमरन मंटर भी शायद यही कहना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो एंटी अमेरिकन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि आप सुपर पावर है, एक दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, आपने तजारत करनी है, सब कुछ करना है, तल्लुकात रखने हैं, और यूनाइटेड नेशंस में भी आपको उनका सपोर्ट चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अवाम तो एंटी अमेरिकन है मगर जो लीडर्स हैं दे नॉट एंटी अमेरिका, दे आर एंटी अमेरिका पॉलिसीज इन पाकिस्तान। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं समझता हूं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है और मंटर साहब इसको तस्लीम करते हैं। इनफैक्ट मंटर साहब ने तो वन रीजन मंटर साहब जा रहे हैं, वो नहीं रहना चाहते एम्बेसडर, वो तो ड्रोन्स के भी खिलाफ थे। उन्होंने तो एहतजाज किया वहां स्टेट डिपार्टमेंट में भी और कहा कि आप ये ड्रोन पॉलिसी बंद करें, ये पाकिस्तानियों को पसंद नहीं है और इसके साथ हमारे तल्लुकात खराब हो रहे हैं, हमें तल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए और ये ड्रोन्स जो हैं इनका फायदा नहीं है जितना आप समझते हैं फायदा है, और इसीलिए वो चल नहीं सके यहां। तो ये पहले एम्बेसडर हैं जिन्होंने क्लियर कट ये कहा है अपनी डिस्पैचेस में कि जी आप वो अपनी पॉलिसी के साथ डिसएग्री करते रहे, आपके साथ ज्यादा अग्री करते हैं बहुत सी चीजों पे, तो स्पेशली ऑन ड्रोन्स। तो इसलिए मैं नहीं समझता कोई कंस्पिरेसी है। अरे सेठी साहब टाइम खत्म हो गया। एक सवाल हमें आया था कि ये आपने कहा कि DGISI के बारे में कहा गया ही इज ऑलवेज बीन अ लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल कभी नहीं होते। नहीं, देखिए मैंने ये कहा कि पहले ये कहा था कि मेजर जनरल होने चाहिए और उनकी जो प्रमोशन है वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए और आर्मी चीफ की नहीं होनी चाहिए। ये एक थियोरेटिकल बात मैंने की थी। हिस्ट्री ये है कि जनरल हमीद गुल मेजर जनरल थे जब वो DGISI थे। जब उन्हें 1989 में ट्रांसफर किया गया टू कोर एज अ कोर कमांडर तो उन्हें प्रमोट किया गया टू लेफ्टिनेंट जनरल, तो ही वाज DGISI एज अ मेजर जनरल। उनके बाद जो ISI के DG बने जनरल असद दुरानी थे, वो भी मेजर जनरल थे एज DGISI। वो सिर्फ जब वो ट्रांसफर हुए फ्रॉम ISI टू GHQ तो उस वक्त उनसे कुछ अर्सा पहले उनकी प्रमोशन हुई, तो ज्यादातर उन्होंने भी मेजर जनरल किया। उसके बाद जो भी आए वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, दैट्स ट्रू। मगर जब पाशा साहब आए तो जब वो आए तो उनकी प्रमोशन हुई थी, उससे पहले वो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं थे। तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।